हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा लेक्चर 2 हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का। पर बहुत से बच्चों को हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में डाउट हो रहा था। वो पूछ रहे थे कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, मतलब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था ये कॉन्सेप्ट। तो देखो एकदम सिंपल चलते हैं। आप लोगों ने क्लास 11th में और 10th में भी इनफैक्ट ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, जीपी सीरीज़। तो वहाँ पे देखो आप लोग सीरीज़ यूज़ करते थे। यहाँ पे चीज़ें फंक्शन आ रही है, इसको भी मैं बताऊँगा सीरीज़ और फंक्शन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जस्ट एक फंक्शन है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, और उसको मैंने सीरीज़ के फॉर्म में लिखा था। तो वो कैसे होता है उसको भी डील करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि जीपी सीरीज़ क्या होता है, यानी ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई स्टार्टिंग में कोई एक नंबर हो, कोई फर्स्ट टर्म, उसके बाद हर एक टर्म मल्टीप्लाई होता चला जाए। कुछ ए को हमने मल्टीप्लाई किया आर से, तो ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, और हम सबको जब जोड़ देते हैं तो इसी को बोलते हैं सीरीज़। अगर ये इनफाइनाइट है, चलता जाएगा, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सीरीज़। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब मान लो कि अगर मैं इसी तरीके का एक सीरीज़ लिखता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर सीरीज़। अगर वो पावर्स अगर बढ़ता जाए, जैसे मान लो हमने फर्स्ट में लिखा 1, फिर लिखा हमने x, फिर हमने लिखा x स्क्वायर, फिर हमने लिखा x क्यूब, इस तरीके से। तो देखो ये जो इस तरीके से चीज़ हो रहा है, ये क्या है, हमारा एक फाइनाइट पावर सीरीज़ है, कि इसका जो पावर है वो फाइनाइट टर्म्स तक ही है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रहा है। पर बात आता है कि अब हम लोग सीरीज़ पे बात कर रहे थे, अब फंक्शन कैसे पहुंच गया फंक्शन पे। तो देखो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एक फंक्शन है, इसको हम लोग एक नाम दे दें अगर f(x), तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये एक फंक्शन है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे सोच करके देखो, फंक्शन क्या था कि कुछ भी हम लोग इनपुट डालेंगे तो आउटपुट आएगा। दैट इनपुट इज कॉल्ड द डोमेन। तो मान लो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन f जो है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है। कैसे? क्योंकि आप देखो कोई भी रियल नंबर यहाँ पे पुट करो, जैसे मान लो f1 निकालो, क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। क्योंकि आपको पता है रियल नंबर में आप मल्टीप्लाई करोगे 3 बार नंबर को तो वही आएगा, ऐड करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो अल्टीमेटली एक रियल नंबर आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इस तरह से चीज़ें लिखी होती हैं सीरीज़, वो कुछ नहीं, आपका एक फंक्शन है। इसीलिए जब हम लोग बात करेंगे पावर सीरीज़ में या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, तो उसको हम लोग फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे। ये चीज़ क्लियर है। पर बात आता है कि अभी जीपी सीरीज़ तक तो ठीक है, सीरीज़ फंक्शन होता है, ये भी आपको समझ में आ गया है ना, कि ये हमारा कोई भी सीरीज़ है अगर, तो उसको हम लोग फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस पर कुछ एक्स की वैल्यूज़ डालेंगे और हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा, ये भी ठीक है। पर बात आता है कि अभी हाइपर क्यों लग गया ज्योमेट्रिक के आगे, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या हो गया। तो देखो अब क्या होता है कि हमारा यहाँ पे जैसे अभी हमने पावर सीरीज़ देखा, ज्योमेट्रिक सीरीज़ देखा, पर अब अगर हमारा मान लो कि जैसे कि मैंने ये भी लिखा था, जैसे मान लो 1 + x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह की चीज़ें, तो ये हमारा होगा ज्योमेट्रिक सीरीज़। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है और इसका जो कॉमन रेशियो है वो x है। ठीक है, कॉमन रेशियो मतलब कि हर एक टर्म x से मल्टीप्लाई हो रहा है हर बार। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में क्या होगा, मान लो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आ जाएंगे एक्स्ट्रा। जैसे मान लो कि जब हम लोग इसी को देखते हैं e का पावर x को, तो सिर्फ इससे हमारा काम नहीं चलता है, आगे हम लोग को और लगाना पड़ता है। कैसे? 1 + x प्लस x स्क्वायर, और आगे में 1/2 फैक्टोरियल होता है, x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल। तो ये जो हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, ये सब चीज़ जब हम लोग ऐसे ऐसे चीज़ें लगाने लग जाएं आगे, तो हमारा जो फंक्शन बनता है या सीरीज़ बनता है, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन या सीरीज़। ठीक है, बस हम लोग कंडीशन क्या डाल देते हैं कि आप यहाँ पे जो भी फंक्शन लोगे, कुछ भी ले लो आगे, लेकिन आप बोलोगे कुछ भी मतलब क्या, कुछ भी ले लें, तो उसके लिए हमने बहुत ही एक वाइड रेंज दे दिया, एक सीमित कर दिया उसको, क्योंकि मैथ में हर चीज़ हमारा बहुत ही प्रिसाइज है। ठीक है, हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली बात करते हैं। तो हमने देखा जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ें लेते हैं, चाहे आप साइन देख लो, कॉस देख लो, जितने भी हम लोग फंक्शन जानते हैं बेसिकली, जैसे यहाँ पे देख लो क्या होता है, x - x³ 3 फैक्टोरियल, इसका एक्सपेंशन होता है x का पावर 5/5 फैक्टोरियल, इस तरीके से। तो अब यहाँ भी देखोगे प्लस, फिर ये माइनस, फिर डॉट 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 ऐसे चलता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, मतलब -1 का पावर n डिवाइडेड बाय 3, मतलब कि यहाँ पे ऑड नंबर्स है, यानी कि यहाँ बोल सकते हैं -1। देखो यहाँ पे हम लोग ऑड सेट करेंगे इस तरीके से कि ये 2 डालने पे नेगेटिव है, यानी 2n - 1 कर सकते हैं, और नीचे 2n - 1 का फैक्टोरियल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि n का वैल्यू जैसे देखो 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 4 -1, यानी कि ये नेगेटिव, और नीचे 2 × 4 -1 यानी कि 3 फैक्टोरियल। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन x को कि साइन x हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, समेशन n का वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, 0 से इन्फिनिटी, और x का पावर क्या होगा, दैट इज़, क्योंकि यहाँ पे ऑड है यानी कि 2n - 1, ऐसे जो पावर यहाँ पे है वही फैक्टोरियल नीचे है। देखो
तो ये लिखने का तरीका है। 2n-1 मैंने क्यों लिखा, ताकि ये ऑड बन जाए, ताकि माइनस प्लस ऐसा चलता रहे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी वैल्यूज़ कैसे हैं, 1/3 फैक्टोरियल, 1/5 फैक्टोरियल ऐसे हैं। तो हम लोगों ने बस जस्ट एक छोटा सा रेस्ट्रिक्शन क्या कर दी। ये अगर आपको नोटेशन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो आप इसको खुद से सोच करके देखो कि यहाँ पे सारे ऑड हैं, ऑड मल्टीपल्स। हम लोग को पता है ऑड नंबर को हम लोग 2n-1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट मैं यही कर दिया है, x का पावर 2n-1/2n-1 फैक्टोरियल और -1 का पावर भी 2n-1। सॉरी, यहाँ पे 2n-1 करेंगे तो ये ऑलवेज ऑड रहेगा। हमें एक बार माइनस करना, एक बार प्लस करना, तो यहाँ पे 4n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4n, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म में हमें पॉजिटिव करना है, तो 1 डालने पे फर्स्ट टर्म पे पॉजिटिव आए, ठीक है। ये तो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं है। हमें ऑल्टरनेट हमें चाहिए प्लस माइनस, तो हम कर सकते हैं n+1। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे ही हम n का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 डालने पे फर्स्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और 2 डालने पे नेगेटिव, 3 डालने पे अगेन पॉजिटिव थर्ड टर्म। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने यूज़ किया अल्टरनेट साइंस के लिए, ताकि प्लस माइनस हो। ये सब देखो, ये सब एक पैरामीटर्स, हमारे पास टूल्स हैं कि अगर हमें वैल्यूज़ को प्लस माइनस करना है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अगर चीज़ें करनी है तो इसको यूज़ कर लेंगे। हम लोग डायरेक्टली -1 का पावर n यूज़ करते हैं, लेकिन इससे क्या होता, पहला टर्म बनता नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, ऐसे। लेकिन हमें क्या चाहिए, पहला पॉजिटिव, तो पहले पॉजिटिव के लिए मैंने एक जोड़ दिया, ताकि ये n जैसी 1 डालेंगे तो 1 + 1 2, तो -1 का पावर 2 यानी पॉजिटिव हो जाएगा। और देखो मैं आपको फिर बोलूँगा, मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको तब तक वो चीज़ अच्छे से नहीं समझ में आएगा जब तक आप लोग खुद लिख के प्रैक्टिस ना करो, क्योंकि अल्टीमेटली यही है। अगर आपको मैथ सीखना है तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना ही होगा। हर चीज़ को आप वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो, आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा मैथमेटिक्स में। बट आप ये काम करो एटलीस्ट, ठीक है। तो साइन एक्स हमें समझ में आ गया। बस रेस्ट्रिक्शन हमने क्या डाल दिया कि कोई भी दो अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के रेशियोज़ लेंगे तो वो हमारा एक रैशनल फंक्शन आना चाहिए, सिंपल। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप इसको भी डिवाइड करोगे, जैसे ये वाला टर्म है, इसके बाद वाला टर्म का क्या आएगा, -1 का पावर n+2/2, यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, यानी कि 2n+2 हो जाएगा, क्योंकि दो बढ़ रहे हैं वैल्यू, 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है। तो पहले 2n-1 आएगा, तो इसके बाद 2n+1 आएगा। अब डिवाइड करोगे तो अगेन वो कोई रैशनल फंक्शंस आएगा n के टर्म्स में। तो जस्ट इतना छोटा सा कंडीशन हमने डाला, और वो जो इस तरह से फंक्शंस बनते हैं या सीरीज़ बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है। मतलब आपको ये भी टेंशन नहीं लेना है कि दो को रेशियो करेंगे तो कुछ और आ जाता है, क्योंकि अभी तक जितना हम लोग फेमिलियर है चीज़ों से, सब में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका रैशनल फंक्शंस ही आता है इन दोनों को। लेकिन हमने मैथ्स में चीज़ों को प्रिसाइज हम करते हैं, डिफाइन करते हैं अच्छे से, तो हमने डिफाइन कर दिया ये चीज़ को कि दोनों को डिवाइड करें तो रैशनल फंक्शन है, एक कंडीशन डाल दिया, दैट्स इट। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। मतलब आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि अभी तक हमारा सिर्फ ऐसे चलता था ज्योमेट्रिक सीरीज़ में, अब अगर हमारा आगे भी कुछ कोफिशिएंट आने लग जाए तो वो बन जाता है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, कितने लोगों ने इसको स्टडी किया है और इतना काम इस पर क्यों हुआ है, पूरा का पूरा आपको ये एक सब्जेक्ट बना के दे दिया गया है पढ़ने के लिए, मतलब पूरा का पूरा एक कोर्स है इसको लेके। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है अप्लाइड पोर्शंस में डिफरेंशियल इक्वेशंस पे। जितने भी आपके फ्लूइड डायनेमिक्स हैं, आपके जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ उसमें होता है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सल्यूशन होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी मैटर करते हैं। जैसे आप लोग का इससे पाला पड़ा होगा अपने ग्रेजुएशंस में, कैसे, जब आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, या फिर इनफैक्ट आपने 12th में भी पढ़ा है कि इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं, जैसे कि d2y/dx2, फिर यहाँ पे कुछ भी लिखा होता है -5 टाइम्स, या मान लो मैं इजी करता हूँ तो -y1 = -0। तो अब आप यहाँ पे देखते हो कि अगर इस तरह का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हो क्या कि कौन सा y का वैल्यू जिसको सेटिस्फाई करता है, तो आप देखते हो y = e⁻x। कितनी बार भी डेरिवेट करो तो e⁻x ही आएगा, -e⁻x = 0। इसी को आप सॉल्व करके भी लिखते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हो, m² - 1 = 0, तो m का वैल्यू आता है यहाँ से +-1। यहाँ पे आप देख सकते हो e⁻x भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 बार डेरिवेट करोगे तो e⁻x ही आ जाएगा। तो दो वैल्यूज़ हमारे क्या क्या आते थे, एक e⁻x और एक e⁻x। तो इसका आप कंप्लीट सोल्यूशन सेट बनाते थे C1 और लिखते थे C2 e⁻x। ये हमारा पूरा सोल्यूशन सेट हो जाएगा
y इज इक्वल्स टू c1 ई का पावर x प्लस c2 ई का पावर माइनस x। ये हम लोग क्यों लिखते थे? क्योंकि ये अगर ये सोल्यूशन है एक सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन है, तो इस टाइप के सारे सोल्यूशंस होंगे। क्योंकि अगर मान लो e का पावर x सोल्यूशन है तो आप यहाँ पे 5 ई का पावर x लोगे तो 5 ई का पावर x भी सोल्यूशन होगा। आप पुट करके देख सकते हो 5 ई का पावर x, अगेन इट्स अ सोल्यूशन। क्योंकि आप 5 ई का पावर x जैसे ही पुट करोगे तो 5 तो कांस्टेंट है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 बार जब आप डेरिवेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू 5 इंटू ई का पावर x, और ई का पावर x का अगेन वही सेम होगा वैल्यू, कितना बार भी डेरिवेट करो, और माइनस 5 ई का पावर x। अल्टीमेटली अगर दोनों को सम करके भी अगर देखोगे तो ये भी सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको भी पुट करोगे तो यहाँ पे ये वाला डबल डेरिवेटिव करके ये पार्ट 0 आएगा, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव और माइनस वाई करके ये पार्ट भी 0 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हो आराम से ये चीज़ कि ये वाला भी सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा कंप्लीट सोल्यूशन सेट बना देते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिख करके। अब ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं प्योर मैथमेटिक्स से आपको समझाता हूँ चीज़ों को, काफ़ी अच्छा कुछ जानने को मिलेगा। देखो मैथ्स में सबसे एक चीज़ आपको मान करके चलना है कि जब भी कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, मुश्किल लगेगा, नहीं समझ में आएगा, पर हार नहीं मानना है, ठीक है। समझने का कोशिश करना है, सोचना है चीज़ों को अच्छे से। और अगर आप सीख गए, सबसे बड़ी बात है कि अगर उस चीज़ को सीख गए तो आप सोचो एक आपके पास नया कॉन्सेप्ट होगा, और नहीं सीख पाए तो ठीक है, आपके दिमाग में एटलीस्ट वो चीज़ तो चला गया, आप आने वाले टाइम में सीख लोगे, ठीक है। एटलीस्ट आपके दिमाग में चला जाएगा वो चीज़, तो नेक्स्ट बार जब आप सुनोगे तो वो चीज़ ईजी पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोग एग्जैक्टली लिखते क्यों हैं। पहला तो ये रीज़न मैंने बताया कि 2 सोल्यूशंस है, क्योंकि आप ये काम करते हो ना, ऐसे लिख देते हो सोल्यूशंस, आपने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा है, ऐसा काम किया है। तो अगर मान लो ये चीज़ है तो अब यहाँ पे आप इसको पुट करके, एक तो पहला काम कि अगर ये सोल्यूशन है तो यहाँ पुट करेंगे, सेटिस्फाई करेगा, तो पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या होगा, 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो c1 ई का पावर x यही रहेगा। क्योंकि इसको आप देखो जैसे लिखोगे d2y/dx2 ऑफ दिस, तो इसका भी 2 बार डेरिवेटिव, इसका भी 2 बार डेरिवेटिव, तो c1 बाहर हो जाएगा, ई का पावर x का कितना बार भी करो ई का पावर x ही होगा, और वैसे ही c2 ई का पावर x होगा। फिर माइनस y कितना है, c1 ई का पावर x माइनस c2 ई का पावर x, देखो ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट्स वाई वी कैन राइट दिस इज़ अ सोल्यूशन। बट इसको मैं आपको थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स से समझाता हूँ, मतलब कि लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यूज़ करके। आप लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ा होगा ऑलरेडी, देखो आप लोगों ने वेक्टर स्पेस पढ़ा है, ठीक है। जिनको दिक्कत है वेक्टर स्पेस में तो मैं यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दूँगा, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है अच्छे से, बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ में, आप देख सकते हो, समझ सकते हो फटाफट। अगर आपको मैथ्स सीखना है सच में और जानना है तो आप सीख सकते हो, क्योंकि अगर आप अपना कैरियर सच में मैथ्स से बनाना चाहते हो तो आपको कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे करने होंगे, ये चीज़ एकदम सच है। तभी आप मैथ्स में कुछ अच्छा कर पाओगे, रिसर्च कर पाओगे एंड आगे बढ़ पाओगे। तो एकदम फोकस्ड होकर के लगो और सीखने का कोशिश करो, सीख जाओगे। तो देखो वेक्टर स्पेस में कंडीशन हमारा क्या होता था कि हम लोग कुछ ऐसा सेट बनाना चाहते थे कि जिसके अंदर में कोई भी 2 एलिमेंट को हम लोग जोड़े उसी के अंदर रहें, और स्केलर मल्टीप्लाई करें, अगर स्केलिंग करें उसको तो भी हम लोग उसी के अंदर रहें। जैसे बेस्ट एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे, मान लो कि इसमें हम लोग देखते हैं ये देखो रियल लाइन आप लोग फेमिलियर हो, कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो कि कुछ भी, जैसे 1 2 कुछ भी आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो, ऐड करते हो, सब आप इसी के अंदर रहते हो। आप 2 नंबर्स को ऐड करोगे, रियल नंबर के अंदर ही रहोगे, बाहर नहीं जाओगे इससे। तो ये रियल नंबर हमारा सिंपलेस्ट वेक्टर स्पेस बनाता है। फिर ये वाला हमारा R2 एक वेक्टर स्पेस बनाता है। फिर उसके बाद सब स्पेस का बात आता था कि इस के अंदर से हम लोग कौन सा ऐसा सबसेट ले जो कि वेक्टर स्पेस बनाए। तो आपको पता है कि ये वाला जो है रियल लाइन, ये सब स्पेस बनाता है। ये सब ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहा हूँ कि हम लोग, आपको याद होगा कि V अगर हमारा एक वेक्टर स्पेस है ओवर अ फील्ड F, और W उसका अगर एक सब स्पेस है, सब स्पेस मतलब क्या, इसके अंदर से हमने उठाया है V के अंदर से W को। तो इस केस में क्या होता था कि अगर U और V 2 एलिमेंट्स अगर हम लोग लेते हैं W से, ठीक है, तो हमारा इसका लीनियर कॉम्बिनेशन, हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन वर्ड यूज़ करते थे, मतलब कि α1U प्लस α2V। मतलब क्या, इसको कितना बार भी स्केलिंग कर दें और इसको भी कितना बार भी स्केलिंग कर दें V को, और दोनों को ऐड कर दें, तो अल्टीमेटली रहे हम लोग W के अंदर ही। तो इस तरह की जो चीज़ें होती थी W सेटिस्फाई करता था नहीं, जब सब स्पेस होता था तो। और इसी चीज़ को हम लोग एक और नाम देते थे कि ये जो इस तरह की चीज़ें होती थी
इस तरह से जो एलिमेंट बनता था उसको हम लोग नाम देते थे स्पैन। ये सब देखो, मे भी शायद बच्चों को दिक्कत लग रहा होगा आप लोगों को एक बार, लेकिन ये सब आप जब वीडियो देख लोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्पैन में करते क्या थे हम लोग कि U1 और U2 का सारा लीनियर कॉम्बिनेशन को मिला के लिखते थे, आपको याद होगा तो मतलब, और ये हमारा क्या बनाता था, सब स्पेस। जैसे देखो एक सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो अगर मान लो कि हम लोग R2 लेते हैं एक वेक्टर स्पेस, और इसमें से हम लोग कोई दो अपने मन से रैंडम एलिमेंट उठा लेते हैं। जैसे हमने एक एलिमेंट उठा लिया लेट से 1 0, और एक एलिमेंट हमने उठा लिया मान लो 0 1, ठीक है। एक उठाया हमने 1 0 और 0 1, दोनों ऑब्वियस सा बात है R2 के अंदर ही है। R2 क्या है, R2 है हमारा ये प्लेन, ये वाला, ये R2 है, ठीक है। R2 मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 11th में। R2 का मतलब हो गया R क्रॉस R। इसके अंदर होंगे ना एलिमेंट इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसे। तो ये चीज़ है R2। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसका जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम लोग बनाएंगे, मतलब a टाइम्स 1 0 प्लस b टाइम्स 0 1, मतलब इसको स्केलिंग करके और ऐड करके, तो आप देखो पूरा का पूरा a कॉमा b सारा R2 हमारा जनरेट हो जाएगा, मतलब इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो हम लोग पूरे के पूरे बोलेंगे R2 को इन दोनों के स्पैन में लिख सकते हैं। मतलब स्पैन अगर हम लोग लिखेंगे 1 0 का और 0 1 का, मतलब 1 0 और 0 1 को मिला करके हम लोग पूरा का पूरा R2 को बना सकते हैं, ठीक है। मतलब आपको करना क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई करना है, चीज़ों को ऐड करना है। ये कुछ इसी तरीके से जैसे बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मान लो आपको किसी दुकानदार को लेट से 800 देने हैं और आपके पास 500 का नोट है और 100 का नोट है और लेट से 200 का नोट भी है, या चलो ये तो बहुत ईजी हो जाएगा। मान लो ये नोट है, ठीक है, 500 एंड 100, और अब आपको 800 देना है, तो आप कैसे दोगे। और बस अब बात है एक 500 का नोट और 3 to 100 का नोट, तो दोनों को मिला के आपका 800 हो गया। वैसे ही करना है हमें कि कोई भी एलिमेंट को बनाना है तो जस्ट दो एलिमेंट के कुछ तोड़ जोड़ से हमें किसी दूसरे एलिमेंट को बनाना है, नए एलिमेंट को। जैसे हमने यहाँ पे मान लो अगर मुझे 5 5 को लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स 1 0 प्लस 5 टाइम्स 0 1, मिल करके क्या हो जाएगा 5 5। और अब ये हमारा एक सब स्पेस होता है। सब स्पेस क्यों होता है, क्योंकि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से, मतलब ये जो स्पैन ऑफ ये बनाता है हमारा, ये हमारा एक सब स्पेस बनाता है, वेक्टर स्पेस। क्यों, क्योंकि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है सब स्पेस के लिए, मैंने आपको क्या बताया कि इस दोनों के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है, जो भी हम लोग स्केलिंग करेंगे, ऐड करेंगे, सब इसके अंदर होना चाहिए। और स्पैन में तो ये चीज़ ऑलरेडी होता ही, क्योंकि हमने यही काम ही किया है। स्पैन में जितने भी तोड़ जोड़ हो सकते थे उन दो एलिमेंट से हमने सब कुछ डाल दिया है स्पैन के अंदर, तो ये सब स्पेस होता है। अब आप बोलोगे सर आप इतना कुछ क्यों बता रहे हो, कहाँ आप चले गए लीनियर अलजेब्रा में, कहाँ में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना था। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो अभी हमने देखा, अब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। अभी जो हमने देखा था d2y/dx2 माइनस y इज इक्वल्स टू 0, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आपका आता है y का 2 वैल्यूज़ आता है, यानी e का पावर x और e का पावर माइनस x। दो हमारे सोल्यूशन आते हैं इसके, e का पावर x और e का पावर माइनस x, दो सोल्यूशन ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के बाद। तो अब देखो एक हमारा सोल्यूशन होता है y1। ये आप लोग के मन में डाउट होता होगा बहुत बार कि ये तो ठीक है y1 और y2 दो सोल्यूशन आ गया, बट हम लोग फाइनल सोल्यूशन को ऐसे क्यों लिखते हैं कि c1 टाइम्स e का पावर x प्लस c2 टाइम्स e का पावर माइनस x। तो अभी हमने देखा था ये चीज़ कि यही चीज़ देखो तो अब लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है दो चीज़ों का। मैंने अभी आपको स्पैन के बारे में बताया ना कि स्पैन ऑफ v1 v2 मतलब क्या होगा, a1 टाइम्स, इसके अंदर एलिमेंट किस तरह से आएंगे स्पैन ऑफ v1 v2 में, a1 v1 प्लस a2 v2, मतलब कि इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, इसको किसी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम काम हम लोग कर रहे हैं। y1 को हमने मल्टीप्लाई किया c1 से, y2 को मल्टीप्लाई किया c2 से। इसका मतलब कि ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया पूरा कंप्लीट, एक स्पेस बन गया, सॉल्यूशन स्पेस। मतलब बोल सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इट इज़ नॉट अ सिंगल सोल्यूशन, इट्स अ स्पेस, इट्स नॉट ऑल्सो अ सबसेट कि आप c1 c2 का एक अलग अलग वैल्यूज लोगे तो ये सबसेट भी नहीं है, ये स्पेस है, सोल्यूशन स्पेस। मतलब क्या कि आप दो सोल्यूशन को लो, मान लो एक सोल्यूशन आपने यहाँ 5 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया, अब आप दोनों को ऐड कर दो। मान लो ये y1, आपने एक नया सोल्यूशन इसको मान लिया y1, अब आप y2 ले लो, कैसे, यहाँ पे ले लो 3, यहाँ पे ले लो 2। अब देखो दोनों को ऐड करो तो भी ये सोल्यूशन होगा, y1 प्लस y2 भी सोल्यूशन होगा।
तो ये हमें फ़ायदा होता है। इसको हम लोग स्केलिंग भी कर देंगे इस सोल्यूशन सेट को। मान लो कि ये जो हमारा y1 है इसको हम लोग 5 टाइम्स कर देंगे, दोनों से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भी हमारा ये सोल्यूशन होगा, 5y1 भी सोल्यूशन होगा। तो ये फ़ायदा होता है इसके साथ, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा प्योर मैथमेटिक का कॉन्सेप्ट बताया। तो यहाँ से देखो एक चीज़ क्या हमें समझ में आ रहा है कि जब भी हमारा 2 सॉल्यूशंस होता है तो इसीलिए हम लोग उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख देते हैं ताकि सारे सॉल्यूशंस आ जाए हमारे पास। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन किस पे बेस्ड है, ये पूरा का पूरा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन सॉल्यूशंस पे बेस्ड है। कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे और उनके सॉल्यूशन पे ये बेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग को अभी कोमर्स थ्योरम पढ़ना है, तो बहुत अलग अलग तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे और आप उनका सॉल्यूशन करोगे तो जो सॉल्यूशन आएगा वही सब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको अलग अलग नाम से पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन किस तरीके से आते हैं कि जैसे हमने अभी देखा कि जब हमारा इस तरह का इक्वेशन होता है d2y/dx2 - y, ये वाला हमने देखा स्पेशल ईजी सा केस है, बहुत सारा इस तरह का होता है। तो आप देखते हो कुछ इस तरह का सॉल्यूशन आता है e⁻mx, यहाँ पे m अलग अलग आता है। तो आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम लोग कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक। मतलब कितना हम लोग एक वाइड रेंज को कवर कर रहे हैं, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस के। मतलब बोल सकते हो ना, मैथ्स के इतिहास में ये तहलका मचाने वाला चीज़ है, ये जो है आपका हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्योंकि इसके थ्रू आपको फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप बहुत सारे सॉल्यूशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस के फाइंड कर सकते हो। जैसे कि कॉमर्स, देखो एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा फटाफट कि बहुत सारे हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस हैं। जैसे कि हम लोगों ने बहुत तरह के देखे भी हैं। हमने पहले हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन को हमने डिफाइन कैसे कर दिया, इस तरीके से f(p)q, और यहाँ पे हम लोग लिख देते थे a1 a2 ऊपर में। ये सारे हमारे क्या होते थे, ये जस्ट पैरामीटर्स हैं an तक, और ये नीचे वाला b1 b2 ये पैरामीटर्स हैं। अब लिखने का सिर्फ तरीका सीख लो पहले। यहाँ हम कहाँ तक जा रहे हैं, AP तक, ये P डिनोट कर रहा है कि हम P तक जाएंगे। यहाँ पे Q डिनोट कर रहा है हम Q तक जाएंगे, ये वाला Q नीचे, और ये मान लो Z होगा। तो इसको क्या लिखते थे, समेशन n = 0 से इन्फिनिटी a1n a2n, ये सब क्या है, ये सब पॉकमर सिंबल है, apn डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे क्या करेंगे b1n b2n, फिर डॉट 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 bqn, और z का पावर n/n फैक्टोरियल। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ एक्स्ट्रा आ गए हैं, बस यही है। अब देखो उसको थोड़ा हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो चीज़ें हम लोग और अच्छे से क्लियर होगी। ये सब क्या है, ये सारा सॉल्यूशंस है। किसका सॉल्यूशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे अभी हमने यहाँ पे ये देखा था, वैसे ही मान लो कुछ और टिपिकल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, d2y/dx2 प्लस मान लो 5x² dy/dx प्लस 4y = 0, इस टाइप का कुछ ऐसा अगर आ जाए तो इस सब टिपिकल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इनफैक्ट यही नहीं, अभी तक आप देखते थे y जो हमारा होता था, जो सोल्यूशन आता था वो रियल सोल्यूशंस आते थे। ठीक है, हमारा ये सब रियल सोल्यूशन आता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, और टिपिकल करेंगे। हम लोग x का वैल्यू या फिर जो x वगैरह हम लोग डोमेन लेते थे, यहाँ पे जो x आपको देखो लिखा रहता था कि x बिलोंग्स टू -5 से 5, ऐसा कुछ ऐसी वैल्यूज़ होते थे, ऐसी चीज़ें होती थी। x लिखा रहता था x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो ये सब चीज़ों पे ना हम लोग ध्यान नहीं देते। जनरली लिखा होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बोलते हैं ठीक है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो सॉल्व करना है। ये सब बहुत मैटर करता है कि आप जो ले रहे हो वैल्यू डोमेन, वो सिर्फ रियल नंबर से ले रहे हो या पूरा कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हो। तो अब जो हम लोग बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बात करेंगे। और कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होता है, x को रिप्लेस कर दिया जाता है z से, और y को रिप्लेस कर दिया जाता है w से। w यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए, और x की जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं z का। मतलब हम लोग बोलते हैं कि w को = fz। जैसे हम लोग यहाँ बोलते थे ना y = fx, तो हम लोग ये यूज़ करेंगे w = fz। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे उसके सॉल्यूशंस कुछ इस टाइप से आते हैं। तो जब ऐसे हमने देखा कि सॉल्यूशन आने लगे हैं, तो हमने इसके लिए एक नया ये हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट बना दिया कि हम इसको ऐसे लिखेंगे ताकि चीज़ें थोड़ा ईजी हो। ऐसे लिखने से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और ये देखो बहुत टिपिकल चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर देते हैं। एन का वैल्यू जब 0 डालेंगे तो देखो क्या आएगा, a1 0 a2 0। और आप लोग को याद होगा, इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इट इज़ अ पॉकमर सिंबल, जिसमें हम लोग a1 0 को बोलते हैं 1, मतलब 0 यहाँ पे होगा तो 1,
फिर a1 मान लो कि लेट से 2 होगा तो क्या करेंगे, आपको जस्ट बढ़ाते जाना है, राइजिंग फैक्टोरियल होता है ये। मतलब क्या, पहले लिख देंगे a1 को, फिर लिख देंगे a1 + 1, कहाँ तक जाना है, इससे एक कम तक, बस यहीं तक। 5 होता तो a1 + 1 a1 + 2 a1 + 3 a1 + 4 तक जाते हैं, ये चीज़ होता है। तो जस्ट इसको यूज़ करोगे तो देखो क्या आएगा, n का वैल्यू जैसे 0 डालोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप 0 डालोगे तो 1 1 1 सारा 1, z का पावर 0 तो 1, n0 तो 1 यानी 1 आ जाएगा, प्लस जैसे ही 1 डालोगे तो a1 बचेगा, सारा a1 a2 डॉट 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 ap डिवाइडेड बाय b1 b2 डॉट 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 bq और z बाय 1 फैक्टोरियल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वैसे ही 2 डालोगे तो क्या होगा, a1 इंटू a1 + 1, फिर a2 इंटू ऐसे ही चलता जाएगा, नीचे भी वही होगा, b1 इंटू b1 + 1 एंड डॉट 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 b2 इंटू, ऐसा करते करते यहाँ तक bq इंटू bq + 1 और z² बाय 2 फैक्टोरियल। बस ये इतना ही है, सिंपल। देखो टफ नहीं है बहुत ये चीज़, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा नोटेशंस वगैरह आप लोग समझ रहे हो। अभी तक आपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसको कितना आप इन्हांस कर दे रहे हो, कितने अपर लेवल पे आप चीज़ों को पढ़ोगे, बस अब ये चीज़ सीख लो। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि हम लोग e का पावर x को कैसे लिखते हैं। देखो एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि इस पी क्यू को बदलते जाएँ, ऊपर में पैरामीटर अलग अलग लेते जाएँ तो हमारा अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन आता जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं अलग अलग चीज़ें। तो जैसे एक हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बारे में देख लिया था, ऐसा 0 0 लिखते हैं तो क्या होगा, अगर 0 0 है इसका मतलब क्या है, f हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन दोनों तरफ 0 0, मतलब क्या, स्टार्टिंग में कुछ नहीं लिखना है, फिर सेमी कॉलन, ये ऊपर वाले में कुछ भी कोफिशिएंट नहीं आएगा, नीचे वाला में भी खाली कुछ नहीं है क्योंकि 0 है, इधर भी लेफ्ट साइड, तो ऊपर ये लेफ्ट साइड वाला डिनोट करता है, ऊपर में कुछ नहीं है 0, नीचे में भी 0, यहाँ पे z। अब बोलोगे ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ये देखो समीशन n = 0 से इन्फिनिटी होता है, ऊपर कुछ नहीं मतलब यहाँ पे कुछ नहीं होगा कोफिशिएंट, नीचे खाली 0 है यहाँ पे, मतलब नीचे भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्या होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला z का पावर n बाय n ऐसे। और आप देखोगे ये चीज़ क्या हो गया, n का वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो आ जाएगा 1, फिर 1 रखोगे तो z, 2 रखोगे तो z² बाय 2 फैक्टोरियल, इसी तरीके से चलता जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, e का पावर z, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप लोग को पता है, अगर याद नहीं है ये सब चीज़ तो आप लोग ग्रेजुएशन का एक बार देख करके रिवाइज़ करो ताकि आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग और देखते हैं, और नेक्स्ट सिंपल क्या हो सकता है, यहाँ 1 और यहाँ 0, ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पे 1 लेंगे, मान लो a ले लेते हैं, यहाँ पे खाली कुछ नहीं लेंगे और यहाँ z। देखो आप लोग ना पहले लिखने का नोटेशन सीख लो और खुद प्रैक्टिस करो जितना ज़्यादा हो सके, इसको लिख लिख के बार बार इतना लिख लो ना कि एकदम प्यार हो जाए इस चीज़ से, बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करो। देखो इसीलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो 1f0 a, फिर यहाँ पे हम लोगों ने दिया सेमी कॉलन, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, फिर सेमी कॉलन, फिर z। अब देखते हैं ये कैसा दिखेगा। तो समीशन फॉर्मूला क्या होता है, n = 0 से लेके इन्फिनिटी तक, a लिखना है, फिर पॉकेमर सिंबल, b नीचे तो कुछ है ही नहीं, फिर यहाँ पे क्या होगा z का पावर n बाय n फैक्टोरियल। अब देखो इससे क्या होगा, n का वैल्यू 0 यानी कि 1, ये वाला तो z का पावर 0 1 होगा, n फैक्टोरियल 0 यानी 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, प्लस फिर 1 डालेंगे क्या होगा, a1 यानी कि a ही आएगा सिर्फ, फिर z आएगा, फिर प्लस n का वैल्यू 2, क्योंकि हमें पता है समीशन n = 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाना है। अब हम लोग जाते हैं n का वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा a2 का मतलब क्या हो गया a इंटू a + 1, फिर यहाँ पे क्या होगा z का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आप लोग ये समझ पा रहे हो कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे हमारा चलता जाएगा कंटिन्यूअसली। अब अगर आप यहाँ भी देखो और बाइनोमियल अगर लगाने का कोशिश करो तो आप लोगों को देखो एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज़ है हमारा बेसिकली ये कुछ नहीं है, कुछ ऐसा आप लोगों को दिख रहा है क्या, 1 - z का पावर -a। याद करो न्यूटन्स ने ये चीज़ बताया था कि हम लोग किसी भी a के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाइनोमियल ने बताया था ये इंटीजर्स के लिए, लेकिन फिर न्यूटन ने बोला था कि हम लोग ये चीज़ किसी भी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो देखो इस चीज़ को आप लोग सोचो, या मान लो कि अगर देखो इसको अगर लिखने में आप लोग को टिपिकल लग रहा है तो आप क्या करो, इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। कैसे करोगे, 1 - z का पावर -a। तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल थ्योरम क्या होता था, अगर आपको याद हो यहाँ पे अगर ऐसे होता था 1 + x का पावर n, तो हम लोग क्या लिखते थे 1 + nx +
n इंटू एन माइनस 1/2 ऐसे आप सोच सकते हो, या फिर यहाँ पे ये बोल सकते हो nc1 ऐसे, फिर nc2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, सॉरी हाँ ऐसे ही चलता था ये चीज़, प्लस nc3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसा होता था। अब आप देखो 1 प्लस nc1 का मतलब क्या होता था, सिंपल फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल, काटोगे तो क्या आएगा n, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा n। nc2 को सॉल्व करोगे तो आएगा n इंटू एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर ऐसे। अगर आप देखोगे यहाँ भी सेम चीज़ ही हो रहा है, देखो 1 प्लस ए जेड फिर प्लस a इंटू ए प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे आना क्या चाहता है, n आना चाहिए था n माइनस 1, लेकिन आ रहा है क्या a प्लस 1। तो अगर हमें लग रहा है कि अगर ये हमारा नेगेटिव ले लें, हम लोग माइनस a ले लें, यानी ये वाला देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस a और यहाँ पे माइनस z लिख दिया है, ताकि ये आपका सेट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये माइनस n होगा और मान लो ये वाला भी माइनस हो, तो आप देखो रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा ये चीज़। तो अगर हम लोग इसको माइनस से रिप्लेस कर दे तो ये वाला देखो माइनस n और माइनस x यानी प्लस ही रहेगा, लेकिन ये माइनस n होगा, ये माइनस n है, और ये तो x अगर हम नेगेटिव कर रहे हैं तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो देखो ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको भी प्लस कर देगा, तो n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये वाला आपका a इंटू ए प्लस 1/2 इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट सॉल्व करोगे तो a इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो ये वाला हमारा ऐसा फॉर्मूला बन गया, ये वाला देखो, इसको मैंने डायरेक्टली ये लिख दिया। अब इससे देखो इतने सारे आपके प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे अगर आप ऐसे लिख देते हो तो, और ये समझ गए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जैसा हो रहा है, ये चीज़ काम कर रहा है। लेकिन इससे देखो फ़ायदा क्या है कि अगर आपको मान लो मैं बोलूँ कि आप 1f0 कहीं पे लिखा हुआ है, किसी का सोल्यूशन ऐसा आ रहा है और आपको ऐसा लिखा गया, मान लो इस तरीके से, आप लोग नोटेशन समझ गए होंगे। 1 मतलब क्या, न्यूमरेटर में 1 होगा, 0 मतलब क्या, डिनोमिनेटर में 0। ये 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 का मतलब है कि हम लोग कोफिशिएंट वाले जो यहाँ पे ले रहे हैं वैल्यू, वो कितना लेंगे, मतलब कि हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे नीचे कुछ नहीं लेना है, यहाँ पे लेना है z। तो देखो होगा क्या, समेशन n इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ 1 यानी कि 1n पॉकेमर सिंबल, नीचे कुछ नहीं है, z का पावर n बाय n फैक्टोरियल। बट इसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि 1n हमारा क्या होता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2, ऐसे चलते चलते कहाँ तक जाएंगे, 1 प्लस n माइनस 1 तक। सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। तो देखो ये n फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, n का वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, z का पावर n। तो ये क्या बन गया हमारा, ज्योमेट्रिक सीरीज ही बन गया, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग को पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ अगर इन्फाइनाइट सीरीज़ होता है तो क्या लिखते हैं, a/1 माइनस r, यानी a/1 माइनस z हो जाएगा। यानी इसको हम लोग और ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर किसी को नहीं आ रहा है तो समझ लो, ये अगर हमारा इन्फाइनाइट सीरीज़ होता था, आपको पता होगा कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हम लोग क्या लिखते थे, अगर इन्फाइनाइट बार सम करना होता था तो ऐसा कि 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका हमारा सोल्यूशन होता था 1/1 माइनस r। तो देखो यहाँ भी तो वही है, 1 प्लस r की जगह पे z, फिर z स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/1 माइनस z, तो यानी कि 1 माइनस z का पावर -1। पर देखो इतना कुछ करने के बजाय हमने तो डायरेक्टली बताया है कि अगर जब भी आपका सोल्यूशन ऐसा, इक्वेशन ऐसा हो इस तरीके का, यानी कि 1f0, a की जगह पे देखो 1 है, फिर सब सेम है, तो a की जगह पे 1 पुट कर दो, यानी 1 माइनस z का पावर -1। देखो ये डायरेक्ट आ गया। देखो अब आप लोग मैथमेटिक्स सीख सीख के थोड़ा मैथमेटिशियन बन रहे हो, ठीक है, रिसर्च लाइन में जा रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, तो थोड़ा सा तो अनकम्फर्टेबल होगा आप लोगों को, वो अनकम्फर्टेबल को एक्सेप्ट करना है, जो अनकम्फर्टेबिलिटी हो रहा है आप लोगों को। अब देखो इससे होगा क्या कि आप लोग जहाँ भी सोल्यूशन देखोगे, कहीं सोल्यूशन लिखा हुआ है 1f0 1 सेमीकोलन फिर खाली सेमीकोलन z, यानी कि इस तरीके का कुछ, तो आप तुरंत समझ जाओगे इसका मतलब है 1/1 माइनस z, यानी कि मेरा ज्योमेट्रिक सीरीज आएगा। अब सोचो इससे कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, कितने तरह का सोल्यूशन लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे 2 लिख दोगे, फिर यहाँ पे 3 लिख दोगे, यहाँ पे 1, यहाँ 2, ऐसे से अलग अलग हम लोग लिखते जाएंगे, तो इससे हमारे अलग अलग सोल्यूशंस आते जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलग अलग तरह की इनइक्वालिटीज़। जिसने अगर मान लो कि किसी ने अगर इस पे काम किया, लेट से आपके यहाँ पे 2 लिया और यहाँ पे 1 लिया, अगर इसमें किसी ने काम किया तो उसने अलग नाम दे दिया। अगर किसी ने इस पे काम किया, लेट से 1 1 पे,
तो इसका अलग नाम हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं कुमर्स इनइक्वालिटी। हम लोग देखते हैं, चलो इसको फटाफट कौन कौन सी इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास, मतलब सॉरी कौन कौन से थ्योरम्स हैं, मतलब अलग अलग तरह के हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग इसी को देख लेते हैं कि कुमर्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है। कुमर्स ने किस पे काम किया था, उन्होंने कौन सा दिया था हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, तो कुमर्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, कुमर्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, तो ये क्या है आपका, ये सिंपल है, जब आप p का वैल्यू पुट कर दोगे 1 और q का वैल्यू भी पुट कर दोगे 1, दोनों 1 1 पुट कर दोगे, तो देखो आपका क्या बनेगा, f यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, और ये क्या हो जाएगा a सेमीकॉलन b सेमीकॉलन z, ऐसा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सॉल्व करेंगे, समीशन n इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक, a के बाद यहाँ क्या आ जाएगा a n, b में क्या आ जाएगा b n पॉकीमर सिंबल, और फिर नीचे क्या होगा, सॉरी ये वाले यहाँ पे सेमीकॉलन का मतलब नीचे हमें आना है, यानी कि बी एन ऐसे, फिर यहाँ क्या होगा z का पावर n डिवाइड बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको अगर समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, n का वैल्यू 0 पुट कर लो, सब में 0 होगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि a 0 का वैल्यू 1 होता है, b 0 का वैल्यू भी 1 होता है, z 0 का वैल्यू 1 और n फैक्टोरियल नहीं 0 फैक्टोरियल 1। फिर हम लोग 1 पुट करेंगे तो ये a1 कितना आ जाएगा, दैट इज़ a, b1 कितना आ जाएगा, दैट इज़ b, और यहाँ पे आ जाएगा z, फिर प्लस, फिर जब 1 डालेंगे तो 2 डालेंगे तो क्या होगा a इंटू a प्लस 1 डिवाइड बाई b इंटू b प्लस 1, फिर इंटू z स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा। तो ये होता है कुमर्स हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन, और इसको हम लोग लिखने का और तरीका क्या बोलते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं m, अगर लिखा हुआ है m a कॉमा b कॉमा z तो ये यही चीज़ है, मतलब इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, सिंपल नोटेशन, a b z मतलब कि क्या हो गया, a ऊपर है b नीचे है और ये z। और अब ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला कि ये तो सोल्यूशन होगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जैसे e का पावर z होता है बहुत सारे का, जैसे कि e का पावर z आपको पता ना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा e का पावर x। तो अब ये किसका सोल्यूशन होता है इतना बड़ा सारा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कुमर्स ने किस चीज़ का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था और एकदम बता दिए, सब जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब जनरली जो भी उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जैसे आप लोगों ने बेसेल्स पढ़े होंगे ग्रेजुएशंस में, बेसेल्स और लीजेंडस पॉलिनोमियल्स, वो सब एक पर्टिकुलर टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन होते थे। तो वैसे ही कुमर्स का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये जो है ये बेसिकली क्या है, इट्स अ सोल्यूशन ऑफ सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो देखो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका ये वाला z टाइम d2w बाई डी जेड स्क्वायर। अब देखो इससे डरना नहीं है कि w और ये z क्या आ गया, ये जस्ट उसी तरीके से x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बस ये हम लोग काम कहाँ पे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इसीलिए हम लोग w और z लिखते हैं, दैट्स इट। तो ये हो गया प्लस b माइनस z, यहाँ पे हो गया dw बाई डी जेड माइनस aw इज इक्वल्स टू 0, ये चीज़ है। तो बस इसका सोल्यूशन, इस तरह का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उन्होंने पक्का बता दिया इसका सोल्यूशन ये होगा, ये वाला। मतलब क्या b की जगह पे आप मान लो कि 0 लिख लो, या b की जगह 0, तो देखो यहाँ से दिख रहा है कि पॉसिबल नहीं है। b का वैल्यू मान लो 1 लिखते हैं तो b का वैल्यू 1 लिखेंगे, लेकिन जैसे कि अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा हो z इंटू डी टू डब्ल्यू बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड इंटू डी डब्ल्यू बाई डी जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0, तो इसका सोल्यूशन उन्होंने बता दिया ये वाला आएगा, यानी कि 1f1 1 1 z, इस तरीके से। और जब 1 1 पुट करोगे तो आपका देखो सब कटता चला जाएगा, यानी कि 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 डॉट 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 आता जाएगा, यानी कि सिंपली आपको यहाँ से दिख रहा है कि हमारा e का पावर z आना चाहिए, क्योंकि देखो सब तो कट जाएगा ना, यहाँ पे 1 लिखोगे यहाँ पे 1, तो ये 1 बाई 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 इंटू 2, यानी कि यहाँ पे भी सेम कट जाएगा। अब देखो कि अगर जब यहाँ पे 1 लेंगे तो इसको हमारा w इज इक्वल्स टू ई का पावर z सेटिस्फाई करेगा। अब करके देख सकते हो क्या आएगा, z इंटू ई का पावर z प्लस 1 माइनस जेड इंटू ये भी ई का पावर z होगा, फिर माइनस इसका वैल्यू भी 1 है, यानी कि ई का पावर z। इसको सॉल्व करके सबको देखो, देखो z इंटू ई का पावर z, यहाँ से माइनस कट जाएगा, फिर प्लस में आया माइनस में कट जाएगा, तो
तो यहाँ से देखो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि कैसे हम लोग सिर्फ एक बार में इसको देख करके कैसे सोल्यूशंस निकाल रहे हैं बड़े बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये आपका इसका पावर है हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस का। ठीक है, आई थिंक मज़ा आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो अब रटना भी इसमें नहीं पड़ रहा होगा। ये सब काफ़ी ऐसा होता है ना कि बहुत ही थ्योरेटिकल, कि जब भी आप देखोगे तो बस ऐसे लिखा हुआ होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या हो रहा है। अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, उसके सोल्यूशन करने का तरीका है ये सब चीज़। ठीक है, कुमर्स हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, फिर गॉस पढ़ोगे, और भी ऐसे बहुत सारे हैं, डायक्सेंस है। तो सब में बेसिक आइडिया यही है कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है, बस हम लोग पी के और क्यू के अलग अलग वैल्यूज़ लेते जाएंगे और चीज़ें अलग अलग आती जाएंगी। ठीक है, एक हम लोग और देख लेते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करता हूँ वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बना रहे, आप लोग चीज़ों को सीखते रहो, तब मज़ा आएगा। तो एक हम लोग देख लेते हैं एक स्पेशल टाइप का हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, दैट इज़ गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तो ये होता है गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब ये क्या होता है गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। अब अगर हमारा p का वैल्यू हो जाए 2 और q का वैल्यू हो जाए 1, ठीक है, p का वैल्यू 2 और q का वैल्यू 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। कैसे, यहाँ पे क्या होगा देखो, f इधर में 2 यानी कि ऊपर में 2 होगा, नीचे में 1 पैरामीटर्स होगा। कैसे, कौन कौन से 2 पैरामीटर होंगे, तो ऐसे लिख देंगे a p, फिर नीचे के लिए ऐसे देते हैं सेमीकोलन। अब तो देखो मज़ा आ रहा होगा आप लोग को आई थिंक इस सब चीज़ों में लिखने में, ऐसे लिखते हैं चीज़ों को। फिर यहाँ पे 1 है यानी कि नीचे यानी कि c लिख देंगे, फिर यहाँ सेमीकोलन z। अब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, समीशन n इक्वल्स टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक सम करना है। a यानी कि a पॉकीमर सिंबल n, फिर ये bn डिवाइडेड बाय क्या होगा cn, फिर यहाँ पे क्या होगा z का पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो इस चीज़ पे गॉस ने काम किया था बहुत ज़्यादा, और इसका काफ़ी यूज़ है, जिसको बोलते हैं गॉस हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। इसको भी देख लेते हैं कैसा दिखेगा। 0 पुट करेंगे तो सारा पॉकीमर सिंबल सब 1 हो जाएगा, z का पावर 0 1, ये भी 1। फिर 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा a b c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z। फिर प्लस 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा a इंटू a प्लस 1, b इंटू b प्लस 1 डिवाइडेड बाय c इंटू c प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा z का पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू। तो ये है आपका तरीका इसको लिखने का। अब बात आता है कि अब जब ये भी इस पर इतना काम हुआ तो ये किसका सोल्यूशन है, तो ये सोल्यूशन है आपका इसका, जो कि है ये सोल्यूशन है, इट्स अ सोल्यूशन ऑफ सेकेंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड डिग्री में बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, दिक्कत होता है सॉल्व करने में, तो इसके लिए लोगों ने इतना काम किया है और एग्जैक्ट सोल्यूशन बता दिए हैं। मतलब जब भी इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, कभी भी इंडस्ट्री में किसी भी जगह पे इस तरह का अगर आ गया प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डायरेक्ट हम लोग को टेंशन नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे ये सोल्यूशन होगा ये वाला। तो ये आप लोग सीख जाओगे अच्छे से। देखो z इंटू 1 माइनस जेड d2w, ये सब आप लोग को याद नहीं रखना है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि सबको याद रखना पड़ेगा। जस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये होता है, आप कॉपी से देख सकते हो दोबारा कि ये होता है आपका a प्लस बी प्लस 1 इंटू जेड dw बाई dz। आप लोग सीखने के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए, बाकी तो फिर आप लोग को सब चीज़ें समझ में आ ही जाएगी। और माइंड को अगर लगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो आप माइंड याद भी कर लेगा। करना क्या है, जस्ट z इंटू 1 माइनस जेड, फिर सेकेंड डेरिवेटिव c माइनस सबको जोड़ देना a और b को और 1 को इंटू z, फिर एक बार डेरिवेटिव, फिर माइनस दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कि क्या करने से क्या होगा। जैसे कि मान लो a b c तीनों का वैल्यू 1 लिख करके आप लोगों ने ये चेक करना क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। a b c तीनों का वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा इसके थ्रू क्या सोल्यूशन बनेगा, और आप चेक करना इसमें पुट करके क्या वो उसको सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को मज़ा आया होगा, अब चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखी। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का जस्ट एक फार्मूला होता है और उसमें हम लोग ये सब चीज़ अलग अलग पुट करते जाते हैं। और ये मैंने ये भी बताया कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन जो है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। कुमर्स ने काम किया था जब दोनों 1 1 थे, p का वैल्यू 1 भी, q का वैल्यू 1 भी। गॉस ने इस पे काम किया जब यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 1। ठीक है, गॉस बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे पास्ट के। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, उसमें और आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।